हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जे एडवांस्ड सैम्पल पेपर 3 पेपर 2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक नज़र पहले क्वेश्चन पे। ये थे क्वेश्चंस। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेजरमेंट से। देयर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। सो 1 सेंटीमीटर जो है इज इक्वल टू 10 मेन स्केल डिवीजन। हमारे पास दो वर्नियर कैलिपर्स हैं C1 और C2। बोथ ही केसेस में 1 सेंटीमीटर को 10 मेन स्केल डिवीजन में डिवाइड किया गया। ये ऊपर वाला मेन स्केल डिवीजन है या मेन स्केल है और नीचे वाला वर्नियर स्केल है। द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर्स C1 ऊपर वाला है, ये has 10 equal division that corresponds to 9 main scale division। इधर हम C1 के लिए बात करते हैं और इधर हम C2 के लिए बात करेंगे। C1 में जो है बोला कि 10 equal division corresponds to 9 main scale divisions। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन corresponds to 9 मेन स्केल डिवीजन। तो इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट कितना होता है? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो हो गया 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट होता है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन -1 मेन स्केल डिवीजन, और ये आ गया 1 - 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो आ गया 0.1 मेन स्केल डिवीजन। और 1 मेन स्केल डिवीजन इसमें दिया है कि कितना है, यहाँ से 10 मेन स्केल डिवीजन जो है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 है, 0.1 सेंटीमीटर। ये एक्चुअली लिस्ट काउंट है मेन स्केल का। तो 0.01 सेंटीमीटर ये लिस्ट काउंट आ गया कैलिपर C1 का। दूसरा कैलिपर देखते हैं इधर C2 का। C2 में क्या कहा है? 10 इक्वल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल corresponds to 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन corresponds to 11 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन कम था, यहाँ ज़्यादा है। अब यदि हम एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालें तो आता है 11/10 मेन स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट कितना हो गया? सेम फार्मूला, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन -1 मेन स्केल डिवीजन। अभी आ गया 1 - 11/10 मेन स्केल डिवीजन माइनस 0.1 मेन स्केल डिवीजन। -0.1 तो 1 मेन स्केल डिवीजन लिखे थे, यहाँ से 0.1 सेंटीमीटर है। तो इसका भी लिस्ट काउंट सेम आया, लेकिन यहाँ पर एक माइनस जो है वो आ गया। माइनस का क्या मतलब होता है? लिस्ट काउंट तो मेजरमेंट को कहते हैं, यहाँ माइनस का कोई मीनिंग है? मीनिंग वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बस इतना ही मीनिंग है कि यदि ये माइनस आ गया है तो हम यहाँ पर जो वर्नियर स्केल का रीडिंग लेंगे वो लेफ्ट से न लेकर फ्रॉम राइट लेंगे। हम देखते हैं कि कितना वर्नियर स्केल डिवीजन जो है मेन स्केल के साथ मैच करता है, वो लेफ्ट से काउंट ना करके हम राइट से काउंट करेंगे।
जैसे मान लीजिए इसमें है, तो यहाँ पर जो है कौन सा मैच कर रहा है, वर्नियर स्केल मेन स्केल के साथ कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो मैच कर रहा है ये वाला, ये मैच कर रहा है। तो हम लेफ्ट से ना काउंट करके राइट से काउंट करेंगे, 1 2 3, लेफ्ट से 7 है तो राइट से 3 होगा। जबकि यहाँ पर जो है ये लिस्ट काउंट जो नेगेटिव आया था, इसलिए यहाँ पर लिस्ट काउंट जो है वो पॉजिटिव है। तो हम जो वर्नियर स्केल का रीडिंग लेंगे तो कहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर सेम जगह मैच कर रहा है दोनों में। तो यहाँ पर हम लेफ्ट से लेंगे, जबकि यहाँ पर हमें राइट से लेना है, यही फर्क है। यदि लिस्ट काउंट पॉजिटिव आया तो लेफ्ट टू राइट में काउंट करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, और यदि नेगेटिव आया लिस्ट काउंट तो हम राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम लेफ्ट में से ही काउंट करते हैं लेकिन उसको 10 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पर 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल का, तो 10 माइनस जो लेफ्ट से काउंट किए हैं। द रीडिंग ऑफ द 2 calipers are shown in the figure. The measured values in centimeter by calipers C1 and C2 are respectively how much यहाँ पर। तो फर्स्ट में देख लेते हैं ये कितना है इसका मेन स्केल, ये 2.5678 2.8 यहाँ पर है, और इसमें भी 2.8 है, 2.8 दोनों में 2.8 है। और वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों में ही जो है लेफ्ट से 7 है। मेन स्केल रीडिंग दोनों ही केसेस में 2.8 सेंटीमीटर फॉर C1 एंड C2। वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 7 फ्रॉम लेफ्ट फॉर C1 एंड C2। ये दोनों के लिए। अब इधर का हम रीडिंग देखें C1 का रीडिंग, तो C1 का जो रीडिंग है, जो मेजरमेंट है, रीडिंग नहीं मेजरमेंट इसको बेहतर, इसका जो मेजरमेंट है C1 दे रहा है हमें, वो कितना दे रहा है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग टाइम्स इसका लिस्ट काउंट। 0 तो है नहीं, मेन स्केल रीडिंग 2.8 दो केसेस के लिए है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है 7 फ्रॉम लेफ्ट है 7, तो इसको यहाँ पर 7 ही लेंगे, और लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है। तो ये आ गया 2.87 0707 2.8 सेंटीमीटर। और राइट में वर्नियर कैलिपर C2 में जो है सो लिस्ट काउंट नेगेटिव है, तो हमें राइट से मेजर करना है। तो राइट से जो मेजर करना है, इसका जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो एक्चुअली हो गया 10 - 7 BSD, सो 3 BSD। तो यहां पर जो इसका मेजरमेंट आएगा वो आएगा मेन स्केल रीडिंग, सेम फार्मूला, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग टाइम्स लिस्ट काउंट। मेन स्केल इस केस में भी 2.8 है, और वर्नियर स्केल रीडिंग आया 3 BSD। लिस्ट काउंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सेम लिस्ट काउंट, माइनस से उसको भूल जाएंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.01 है, 0.001 नहीं। कितना आ गया 2.83 सेंटीमीटर। तो ये C2 का रीडिंग है, मेजरमेंट है वैल्यू, और 2.87 C1 का। कौन सा आंसर हुआ 2.87, इसमें भी है, इसमें भी 3 जगह है, लेकिन 2.83 केवल एक ही जगह है, ये आंसर हो गया 2। तो इसमें क्या देखना था, बहुत सिंपल है कि मेन स्केल रीडिंग दोनों ही केसेस में 2.8 है, और वर्नियर स्केल रीडिंग भी लेफ्ट साइड से दोनों ही केसेस में 7 है, 5 6 7 यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन लिस्ट काउंट जो है इसमें लेफ्ट साइड में जो C1 में है वो पॉजिटिव है, तो यूजुअल मेथड यूज करते हैं, जो वर्नियर स्केल रीडिंग है उसको हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो लेफ्ट से काउंट आया था वो 7 है, यहाँ पर 7 MSD। जबकि C2 में लिस्ट काउंट नेगेटिव है, तो हमें राइट से देखना चाहिए, तो लेफ्ट से 7 आया तो राइट से 3 आएगा, तो वही 3 इसमें लिखा, इसमें लिखे 3, और मेजरमेंट जो है निकाल दिए। यही इसमें अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The mass m shown in the figure oscillates in simple harmonic motion with amplitude a. The amplitude of the point p is, p का एम्पलीट्यूड कितना है, मतलब वो कितना मैक्सिमम राइट में जाएगा, कितना लेफ्ट में जाएगा, ये बताना है। p जो है किसके द्वारा इंस्लेव्ड है, किसको फॉलो कर रहा है, K1 स्प्रिंग जो है उसको फॉलो कर रहा है। दो तो स्प्रिंग है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि सोचिए यदि इसको राइट जाना होगा तो जितना K1 इसको अलाउ करेगा ये उतना ही जा सकता है। K1 जितना एक्सटेंड होगा ये उतना ही राइट जा सकता है, या लेफ्ट भी जाना होगा तो K1 जितना कॉम्प्रेस होगा ये उतना ही जा सकता है। तो P जो है वो K1 का इंस्लेव्ड है, K1 को फॉलो करेगा, K2 को नहीं। तो हमें केवल ये पता करना है कि K1 कितना कॉम्प्रेस हो रहा है या एक्सटेंड हो रहा है। मान लेते हैं कि बोला है कि एम्पलीट्यूड जो है सो कितना है, A है। मान लेते हैं ये m चलाया उठ के यहाँ, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड है। और उस केस में इसमें कुछ एक्सटेंशन हुआ होगा और कुछ इसमें एक्सटेंशन हुआ होगा। इसको x1 कहें, इसको x2 कहें, और दोनों का एक्सटेंशन मिला के ये एम्पलीट्यूड है, x1 प्लस x2 एम्पलीट्यूड। अब देखिए ये जो है एक फोर्स है, इसमें जो फोर्स लग रहा है हर जगह K1 और K2 में दोनों ही स्प्रिंग में सेम फोर्स लगना पड़ेगा। यदि सेम फोर्स नहीं लगेगा तो फिर क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। यदि इसमें और इसमें दोनों में फोर्स अलग अलग लगेगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, इसलिए फोर्स सेम रहेगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। K1 एंड K2, तो फोर्स कितना होता है, माइनस के x1। इसमें कितना फोर्स होता है, माइनस के x2। ये K1 है, ये K2 है। यहां से x1 निकालना है तो x2 की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। x1 प्लस x2 का वैल्यू आया K1 बाय K2 टाइम्स x1 इक्वल टू A। तो यहां से x1 का वैल्यू निकल आया, कितना हो गया, x1 1 प्लस K1 बाय K2 इक्वल टू A। x1 इज इक्वल टू K2A डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये आपका आंसर हो गया, K2A बाय K1 प्लस K2, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें बस यही देखना है कि जिसका एम्पलीट्यूड पूछा है, P पॉइंट का एम्पलीट्यूड पूछा है, P का एम्पलीट्यूड वही होगा जो एक्सटेंशन K1 का होगा या कॉम्प्रेशन K1 का होगा। तो K1 का एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन x1 हम लेते हैं। मान लीजिए इस केस में हम केवल एक्सटेंशन देख रहे हैं, तो इसका x1 है, इसका x2 है मान लेते हैं। और उसने कहा कि इस टोटल जो सिंपल हार्मोनिक ये जो स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम, इसका टोटल एम्पलीट्यूड है A। इसका मतलब ये जो A है वो आ रहा है एक्सटेंशन फ्रॉम K1 एंड एक्सटेंशन फ्रॉम K2। और ये लेफ्ट में जाएगा तो भी वही हो जाएगा, कॉम्प्रेशन फ्रॉम K1 जो कि x1 है और कॉम्प्रेशन फ्रॉम K2 इज x2 है। तो ये दोनों का सम जो है एम्पलीट्यूड देता है। एक इक्वेशन यहाँ से आया। दूसरा है कि ये दोनों सीरीज में है तो फोर्स दोनों का सेम होना चाहिए। यदि फोर्स सेम नहीं रहेगा तो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, दोनों तरफ का फोर्स इसमें सेम रहना पड़ेगा। तो फोर्स सेम है मतलब माइनस के 1x1 इक्वल टू माइनस के 2x2। यहाँ से x2 निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमें एक इक्वेशन मिला जो x1 में है और x1 का वैल्यू में पता चल गया। और वो x1 का जो वैल्यू है वही P का एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड ऑफ, इस तरह से आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्यूमिनियम ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल है मेनली कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, 3। और एल्यूमिनियम जो है ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। इज केप्ट हॉरिजॉन्टली, ये है एल्यूमिनियम वाला डिस्क, एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। इसके एक्सिस के अबाउट ये फ्री रोटेट कर सकता है एज शोन इन द फिगर। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये मैग्नेट है और भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है
बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा। इज हेड वर्टिकली एट द पॉइंट above the disk away from its axis। इसके एक्सिस से दूर में इसको कहीं पर रख दिया है इस तरह से, तो ये क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ऑन रिवॉल्विंग द मैग्नेट अबाउट द एक्सिस ऑफ द डिस्क विल figure is schematic and not drawn to scale. Rotate in the direction opposite to the direction of magnet's motion, or rotate in the same direction as the direction of magnet's motion, or not rotate and its temperature will remain unchanged, not rotate but its temperature will slowly rise। देखिए इसमें क्या होता है, यदि मैग्नेटिक इसमें फील्ड जनरेट हो रहा है और उसको पास कर रहा है, अब यदि इसको हम रोटेट करेंगे तो फ्लक्स चेंज होने लगेगा, राइट। अब इसमें जो फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन ये कंडक्टर है तो उसमें जो फ्लक्स चेंज होगा वो फ्लक्स चेंज क्या करेगा, उसमें क्रिएट करेगा एडी करेंट्स। कंडक्टर में ये एडी करंट क्रिएट करता है, ये जो कंडक्टर है। यदि कॉइल होता तो वहां पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जनरेट होता है, जिसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको हम रास्ता दे देते हैं और हम उसको यूज करते हैं। इसमें वो कॉइल नहीं है, तो ये कंडक्टर है, और कंडक्टर में क्या होता है, वो ये जो है सो एडी करंट जगह जगह बनेगा। इस तरह से एडी करंट यहाँ पर बनेगा, यहाँ बनेगा, और यही एडी करंट जो है सो रेस्पॉन्सिबल है इंडक्शन हीटर के लिए। इंडक्शन हीटर जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, उसमें यही एडी करंट जो है यूज होता है, और एडी करंट ही उसको हीट करता है। वहाँ पर हमें करंट देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और वो एसी करंट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसका हमेशा चेंज होते रहता है, और जिससे करंट बहता है, मूव करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर एक मैग्नेट है, यदि इसे मूव नहीं करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, फील्ड एक ही जगह है, फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ को चेंज ना करके हम इसको मूव करते हैं, और तब फ्लक्स चेंज होता है, तो इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है। मैंने करंट इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर करंट है, यहाँ करंट है, ऐसे इस तरह से लोकली जो है एक करंट ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब लेंज के लॉ के मुताबिक इस तरह से जो याद कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है, या यहाँ पर जो है ये उसी का इक्विवेलेंट है, ये एडी करंट, वो जो प्रोड्यूस्ड होता है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो उसको अपोज करेगा, जो इसको जनरेट कर रहा है वो उसी को अपोज करेगा। और ये लॉजिकल है, यदि ऐसा नहीं होता, मान लीजिए उसको सपोर्ट करता है, तो एक बार स्टार्ट कर दीजिए इसका मोशन, फिर इसको आपको मोशन करने की जरूरत ही नहीं है। यही इसको यदि सपोर्ट करता है तो यही इसको फिर मूव करता है, और इससे ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है और मूव करता है, और ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है और मूव करता है। तो परपेचुअल मशीन हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक चलने वाला मशीन हो जाता है, केवल आपको एक बार स्टार्ट करने की जरूरत है। तो लाइफ कुछ बहुत डिफरेंट होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है एक्चुअली। तो एनीवे वो ऐसा होता नहीं है नेचर में, उसका उल्टा होता है। तो ये इस करंट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, अपने जिसने इसको प्रोड्यूस किया है वो उसी को रोकना चाहता है कि मुझे मत प्रोड्यूस करो। तो उसके लिए वो क्या करेगा, ये मूव कर रहा है इधर, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये चाहेगा फ्लक्स चेंज नहीं हो। तो फ्लक्स चेंज कब नहीं होगा, जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। रिलेटिव मोशन को रोकना चाहेगा, बोलेगा रिलेटिव मोशन नहीं हो, उसको स्टॉप करो, और इसके लिए उसे उसी के डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। यदि सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो रिलेटिव मोशन 0 हो जाएगा। सो रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। ऑफ मैग्नेट, और वो किसमें, रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोशन। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन है। यहाँ पर मैग्नेट जो है यदि केवल रहेगा तो केवल फील्ड बनेगा और वो करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके प्रोड्यूस होने के लिए फ्लक्स को चेंज होना पड़ेगा, और यहाँ पर फ्लक्स चेंज करने के लिए चूंकि स्ट्रेंथ मैग्नेट का सेम है तो हमें इसको मूव करना पड़ेगा। तो इसको मूव कर रहे हैं, इसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और लेंज के लॉ के मुताबिक ये करंट जो है सो इसको चाहेगा कि इसका फ्लक्स चेंज मत करो, और उसके लिए वो चाहेगा कि तुम मोशन में ना रहो, तो ये खुद भी मूव कर लेगा उसी के डायरेक्शन में, सो दैट रिलेटिव मोशन जो है 0 हो जाए और फ्लक्स बंद हो जाए, उसका चेंज होना बंद हो जाए, जिससे एडी करंट भी कम हो जाएगा। तो इसलिए रोटेट करेगा इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A particle of mass m moves in a circular orbit with potential energy Vr is equal to Fr. ये आप न्यूक्लियस पे याद कीजिए, न्यूक्लियस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है सो चक्कर लगाते हैं इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर ये, और ये दोनों के बीच में जो फोर्स है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। और वो फोर्स यही प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स Fe टू आर, और ये होता है ZE² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इक्वल टू mv²। यहाँ पर एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहाँ पर फोर्स जो है वो ये नहीं है, ये फोर्स नहीं है, कूलम, यहाँ तो स्क्वायर होना चाहिए ना, कूलम फोर्स नहीं है, कूलम फोर्स होता है 1/r²। यहाँ पर, और पहले तो फोर्स नहीं निकाला हुआ है, पहले वेलोसिटी, ये पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। यदि पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स यहाँ कैपिटल एफ दे दिया है, यूजुअली फोर्स को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और कंफ्यूज करने के लिए उसने एफ और कोई कांस्टेंट दे दिया है, तो हम यहाँ पर करते हैं स्मॉल एफ आर यूज करेंगे फोर्स के लिए। माइनस dVr/dr होता है, माइनस dV/dr। एक बार डिफ्रेंशिएट करो विथ नेगेटिव साइन, वो देगा आपको फोर्स। और यहाँ पर एफ कांस्टेंट है, यहाँ पर पढ़ लीजिए एक बार, ए पार्टिकल ऑफ मास m moves in a circular orbit with potential energy Vr is equal to Fr, F is positive constant and R is its distance from the origin। बिल्कुल सेम चीज हो रहा है, लेकिन यहाँ फोर्स अलग है, अलग तरह का है। Its energies are calculated using the Bose model। If the radius of the particle's orbit is denoted by R, radius है, and its speed and energy are denoted by V and E respectively, then the nth orbit, for the nth orbit H प्लैंक्स कांस्टेंट है, R भी एनर्जी जो है उसका एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पर उसका प्रोपोर्शनलिटी दिया है, तो ये कौन सही है इसमें देखना है। तो ठीक है, यहाँ पर जो है सो ये फोर्स है, जो हो गया फोर्स यहाँ पर, इसको हम यदि Fr लिखते हैं तो F कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और ये बच गया माइनस dr/dr, तो माइनस है, माइनस का मतलब है इनवर्ड फोर्स है। इनवर्ड नहीं रहेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कैसे करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए उसको अंदर की तरफ रेडियली इनवर्ड रहना पड़ेगा, तभी उसके चारों रोटेट कर सकता है। यदि आउटसाइड जाएगा तो उसको भगा देगा। तो अब क्या करना है, ये फोर्स हमें पता चल गया, यही फोर्स जो है Fr ये प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि वो चारों तरफ घूम सके। यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर मोशन में है तो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ पर ये वाला फोर्स प्रोवाइड कर रहा है Fr, तो Fr कितना हो गया mv²/r, और Fr कितना है, जस्ट माइनस है, माइनस भूल जाते हैं क्योंकि वो तो केवल साइन देता है, हम ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। कैपिटल F = mv²/r। ठीक, इक्वेशन ये हुआ। आगे हमें बोस मॉडल लगाने के लिए बोला है। अब बोस का जो मॉडल है वो है क्या एक्चुअली, ये तो कूलम्स का लॉ है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, पूरा सर्कुलर मोशन है, यहाँ तो कोई बोर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, ये तो सर्कुलर मोशन है, ये पता था पहले से। तो बोर का जो मॉडल है वो ये मेन मॉडल जो है वो ये है, उसका आइडिया ये है कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं घूमता, केवल कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमता है, और वो केवल उसी ऑर्बिट में घूमता है जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम होता है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब वो किसी क्वांटा पैकेट का मल्टीपल होता है, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 4 पैकेट, 3 पैकेट, ऐसे करके, और वो पैकेट यहाँ पर है h/2π। उसका एंगुलर मोमेंटम होगा h/2π का नंबर ऑफ पैकेट, जैसे एक तो h/2π हुआ, या 2 h/2π हुआ, या 3 h/2π हुआ, ऐसे करके होगा। यहाँ 1.5 h/2π नहीं हो सकता, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो होता है nh/2π, और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है rp, सो r टाइम्स mv। ये दो इक्वेशन हमारे पास है, और ये दोनों को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी निकालना है। यहाँ से हम देखते हैं क्या इसको कर सकते हैं।
पहली बात तो उसने कैपिटल आर बोला है और मैंने स्मॉल आर लिखा है, तो सोच लीजिए वो ठीक है, दोनों एक ही है। भी यहां से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। F इज इक्वल टू एम बाई आर, और भी यहां से निकालते हैं तो भी कितना निकलता है, NH बाय 2 पाई टाइम्स 1 बाय एम आर। इसका स्क्वायर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब केवल आर है तो आर का वैल्यू में निकल जाएगा। कितना है आर, इधर है एफ इक्वल टू एम टाइम्स एन स्क्वायर एच स्क्वायर टाइम्स 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और एक आर यहाँ पर था तो आर पावर 3 हो गया। तो आर का पावर 3 हो गया, आर में पता चल गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एफ का पावर 1/3। ये एम यहाँ भी है, यहाँ भी एम स्क्वायर है, तो एक एम तो कट जाएगा। ये लिखना भूल गए, एन स्क्वायर के पास में एक एम है, और फाइनली लिख देते हैं इसे एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम एन पावर 1/3। ये आर है, तो यहाँ से आर देख लीजिए, आर प्रोपोर्शनल किसके है, एन का पावर 1/3, 2/3 ना, ये 2/3 है। तो ये रिलेशन आया आर वाला। भी निकाल लेते हैं, कहाँ से निकाल ले, भी 2 से निकाल लेते हैं, आर पता है तो भी निकल जाएगा यहाँ से। एम भी आर एंगुलर मोमेंटम भी है, NH बाई 2 पाई था, तो यहाँ से भी निकल गया NH बाई 2 पाई टाइम्स 1 बाई एम भी कितना है, भी नहीं एम आर 1 बाई आर, भी तो यहाँ लिखे हुए NH बाई 2 पाई एम, 1 बाई आर यहाँ से लिखते हैं, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर एम एफ बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर पावर 1/3। ये भी का वैल्यू हो गया। कि इसको इसी के अंदर ले चलते हैं। ये NH जो है इसको हम लिख सकते हैं 3/3, और इसको इसके अंदर ले गए। अब सबको हम NH बाय 2 पाई एम का पावर 3 टाइम्स 4 पाई स्क्वायर एम एफ बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एवरीथिंग का पावर 1/3। अभी कितना बचा यहाँ पर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर है, यहाँ NH है तो ये हो गया NH 3 हो गया। ये 2 पाई स्क्वायर 2 का पावर 3 कितना हो गया 8, पाई का पावर 3 एम एस का पावर 3, इधर 4 पाई स्क्वायर एम एफ 1/3। ये आया NH, 4 पाई स्क्वायर नीचे आ गया 2 पाई एम एफ, यहाँ से नीचे में एम स्क्वायर आ गया और ऊपर में एफ, ये रहा आपका। तो यहाँ पर जो है भी देख सकते हैं कितना है, भी जो है सो प्रोपोर्शनल है एन के 1/3। और थर्ड जो है एनर्जी निकालना है, एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी कितना है, दो तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक ये एनएच जो है सो एनथ स्टेट है, जो यहाँ पर क्वांटाइजेशन हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम जो है सो NH बाई 2 पाई है, वही एन का वैल्यू है, क्योंकि अब एनर्जी भी क्वांटाइज्ड हो गया है। अरे वही पूछ रहा है, एक ऑप्शन उसमें ये भी है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, भी नहीं VN स्क्वायर। अब VN कितना है, ये तो FR है तो FRN हो जाएगा। VN जो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ दिया हुआ है, R जो क्वांटाइज्ड हो गया, mv स्क्वायर कहीं पर आया था जब हम सेंटीमीटर फोर्स के रूप में यूज कर रहे थे, तब ये mv स्क्वायर कितना आया था, FR आया था, वही लिखते हैं FR। तो हमें एक बार वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा।
ये हुआ एफ आर और ये है एफ आर। ये हाफ की जगह तो हाफ लिखना होगा, तो सब मिला के हो गया 3/2 एफ आर एन, और 3/2 एफ आर एन के वैल्यू कितना है, आर एन के वैल्यू ये वाला एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम एफ, 4 पाई स्क्वायर एम एफ, इसका पावर 1/3। अब ऑप्शन में देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, किस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में 3/2 दिया है और सब कुछ अंदर में है। यहाँ पर एक 2 दिया है, ये तो शायद नहीं होगा, यही होना चाहिए। 3/2 बाहर रखे और इसको एफ को ले गए हम 3/3 पावर करके इसको अंदर ले जाएंगे। ये हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ 3 4 पाई स्क्वायर एम एफ 1/3, और फाइनली इसका वैल्यू आ गया 3/2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर, एक एफ चला गया 4 पाई स्क्वायर 1/3। देखिए ये है ऑप्शन 3 और नहीं। 3/2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर, 3/2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम, 4 पाई स्क्वायर एन का पावर 1/3, पावर 1/3, ये सही है, ये ऑप्शन सही है। और कोई ऑप्शन सही था, ये वाला आर जो है सो प्रोपोर्शनल है एन 1/3, आर प्रोपोर्शनल है एन 2/3, ये तो नहीं हुआ। यहाँ आर प्रोपोर्शनल है 2/3, हाँ वो तो था। भी प्रोपोर्शनल है 2/3, लेकिन भी प्रोपोर्शनल है 1/3, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। और ये का एक्सप्रेशन तो ये आया, ये भी नहीं हुआ, तो यही आंसर इसमें सही हुआ। तो एक बार समराइज कर देते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, हम फोर्स निकाल सकते हैं, माइनस के साथ एक बार डेरिवेटिव करते हैं, माइनस dv/dr, और ये तब आ गया एफ माइनस एफ जो कि कांस्टेंट है। और ये जो फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि होता है mv²/r, और यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया। और दूसरा यूज करते हैं जो मेन कंसेप्ट है बोर मॉडल में कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है nh/2π, उसको यूज करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इस केस में। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि r और v में रिलेशन है, यहाँ पर r v में रिलेशन है। ऐसे करते यहाँ से v निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए और सिंप्लीफाई किए तो r का वैल्यू में निकल आया। और ये हम स्मॉल r कैपिटल R हमारे दोनों एक सेम है, इंटरचेंजेबली इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि r जो है वो प्रोपोर्शनल है n का पावर 2/3 से। उसके बाद में फिर ये क्वांटाइजेशन जो है, एंगुलर मोमेंटम जो है सो nh/2π है, वहाँ पर से हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं। चूंकि r का निकल गया है, r का सब्स्टिट्यूट किया तो v का वैल्यू निकल गया। और यहाँ पर देखते हैं कि v किस तरह से n पर डिपेंड करता है, जो क्वांटाइजेशन नंबर है, क्वांटम नंबर n, उस पर डिपेंड करता है n⁻⁴। और उसके बाद एनर्जी देखना है, तो एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी इतना क्वेश्चन में दिया है। और ये mv² जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है प्रोवाइड करता है af, यहाँ से ये जो है सो ये फोर्स लग रहा है जो ऊपर में देखे थे, और ये प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ से mv² जो है सो f लिख सकते हैं, और यहाँ पे इधर बचा हुआ है, इसको ऐड किए और rn का वैल्यू निकला हुआ, उसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये वैल्यू आ गया। और हम जब आंसर चेक करते हैं तो केवल यही सही है, बाकी सभी गलत है, क्योंकि v के एक जगह में 2/3 दिया हुआ है जबकि v 1/3 है। v 1/3 दिया है n⁻⁴, जबकि n⁻⁴ सही है, जबकि यहाँ n⁻⁴ है, वो गलत हो गया। r जो है सो n⁻⁴ है, जो कि यहाँ सही है, यहाँ गलत हो गया। और e का एक्सप्रेशन ये है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेक्शन में एक से ज़्यादा क्वेश्चन सही है, एक से ज़्यादा आंसर सही है। तो स्टार्टिंग एट टाइम t इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, ए पार्टिकल
follows a two-dimensional trajectory in the xy plane so that the coordinates are related by the equation y is equal to x square by 2. ये पैराबोला है. ये x ये y है और ये y is equal to x square by 2 है. इसी रास्ते में चलता है, उसका ट्रेजेक्ट्री है. एक्स वाई कॉम्पोनेंट्स ऑफ इट्स एक्सलेशन आर ए एक्स एंड ए वाई. ठीक है. अब पहला जो ऑप्शन है देखते हैं कौन कौन सही है इसमें. तो ऑप्शन पर फर्स्ट देख रहे हैं ए एक्स इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सलेशन जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस implies that when the particle is at the origin ए वाई इक्वल टू इतना है. तो ए एक्स और ए वाई में क्या रिलेशन है वो हमें निकालना पड़ेगा. तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 है. तो dy बाई डी टी ये क्या हो गया 2x dx बाई डी टी बाई 2. 2 तो चला गया, बचा x dx बाई डी टी. ये dy बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है. dx बाई डी टी क्या है, ये भी वेलोसिटी है. dy बाई डी टी अलोंग y एक्सिस है और dx बाई डी टी अलोंग x एक्सिस है. इसको हम डिनोट करते हैं vy से और dx बाई डी टी को डिनोट करते हैं vx से. वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, dy बाई डी टी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस. एक बार और डिफरेंशिएट करें. डिफरेंशिएट वंस मोर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो क्या हो जाएगा dvy बाई डी टी. इधर चेन रूल लगाना पड़ेगा. पहले x को डिफरेंशिएट करते हैं dx बाई डी टी, vx छोड़ देते हैं. अब x को छोड़ देते हैं और vx को डिफरेंशिएट करते हैं. ये dy बाई डी टी क्या है, एक्सलेशन है y एक्सिस y डायरेक्शन में. dx बाई डी टी क्या है, vx है टाइम्स vx प्लस x टाइम ax. dvx बाई डी टी जो है सो x ax. तो यहां पर हमें ay क्या वैल्यू आया vx स्क्वायर प्लस x टाइम ax और एक वेलोसिटी का कहीं पर वैल्यू आया था ये. इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें. और अब देखते हैं क्वेश्चन में जो कहा गया है कि ax इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर implies that when the particle is at the origin ay is equal to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये y का वैल्यू ax के टर्म में क्या है यहाँ पर दिख रहा है. ax जो है ओरिजिन पर क्या होगा, ये y का वैल्यू ओरिजिन पर क्या होगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पर क्या होगा. ये होगा vx स्क्वायर प्लस x के जगह पर तो 0 हो गया टाइम्स ax मतलब जस्ट vx स्क्वायर. और vx कितना है ओरिजिन पर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये स्पीड दिया हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द ओरिजिन. तो स्पीड में तो दोनों कंपोनेंट होंगे x और y. vy देख लेते हैं, ओरिजिन पर क्या है, vy यहाँ से आ जाएगा x टाइम vx. ओरिजिन पर एक क्या कितना हो गया, ओरिजिन पर जो है ये हो गया 0. तो vy जी ओरिजिन पर 0 हो गया तो vx ओरिजिन पर कितना होगा, कैसे लिखने से, x इक्वल टू 0 पर क्या होगा जस्ट 1 मीटर पर सेकेंड. ये तो दिया हुआ ही है कि ओरिजिन पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वेलोसिटी जो लिखते हैं वो है vx i प्लस vy j. और ये vy जो है सो तो 0 हो गया, इसका मतलब है केवल vx ही बचा हुआ है. तो वेलोसिटी जो है सो केवल vx है. कहाँ पर, ओरिजिन पर, बाकी जगह का पता नहीं. तो ये जो vx है ओरिजिन पर कितना है 1 मीटर. तो ay जो है सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एट ओरिजिन. उसने कहा हाँ ये सही है. नेक्स्ट,
ax is equal to 0 implies that ay is equal to 1 meter per second square for all time. तो ax is equal to 0 तो ay कितना होगा? ऑप्शन नंबर 2। यही दो रिलेशन है जिसको हम लेके देखेंगे हमेशा। एक है भी वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम भी एक्स और दूसरा है ए वाई इज इक्वल टू भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम ए एक्स। यही ना, इसी दोनों को हम हमेशा देखेंगे। क्वेश्चन है कि ए एक्स इक्वल टू 0 implies that ए वाई इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर ऑल टाइम। तो एक्स इक्वल टू ax इक्वल टू 0 ax इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है? ay कितना है यहां से भी एक्स स्क्वायर और भी एक्स स्क्वायर कितना है? अब देखिए शुरू में जो है ओरिजिन पर यदि हम बात करें, ओरिजिन पर भी एक्स कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सलेशन क्या है? एक्स डायरेक्शन में 0। तो वेलोसिटी चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। तो भी बाई एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि एक्सलेशन 0 है। तो भी एक्स चेंज नहीं होने वाला है। ये कितना रहेगा? 1 मीटर है तो 1 मीटर ही रहेगा, 1 स्क्वायर और इसका यूनिट है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर ऑल टाइम। तो उसने सही कहा कि ए वाई जो है सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है फॉर ऑल टाइम, क्योंकि भी एक्स चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ से ए एक्स 0 है तो ए वाई कितना हुआ? भी एक्स स्क्वायर, और भी एक्स चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि एक्सलेशन 0 है तो वो हमेशा 1 का 1 ही रहेगा। तो ए वाई जो है सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो ये भी सही हो गया। थर्ड देखते हैं, एट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल वेलोसिटी पॉइंट्स इन द एक्स डायरेक्शन। एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल वेलोसिटी पॉइंट्स इन द एक्स डायरेक्शन। थर्ड देखते हैं, t इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। ये नहीं दिया है, वो दिया स्पीड, स्पीड दिया है 1 मीटर पर सेकेंड। और t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन। सो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर है। t इक्वल टू 0 का मतलब है x 0 y 0, और तब यहाँ पर वेलोसिटी जो है सो स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और t इक्वल टू 0 पर भी वाई कितना है? वो अभी देखे थे, शायद 0 आ गया था यहाँ से। एक्स भी एक्स, एक्स भी एक्स, एक्स 0 है तो भी वाई 0 हो गया। तो भी जो है होता है भी एक्स स्क्वायर प्लस भी वाई स्क्वायर, ये तो 0 हो गया तो ये भी एक्स हो गया और वो कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड। ये ओरिजिन पर है, t इक्वल टू 0 पर है। तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? v केवल भी एक्स है, भी वाई तो 0 है और v जो है वो जस्ट भी एक्स है। तो डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये भी सही है, 3 भी सही हो गया। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ax इक्वल टू 0 implies that at t इक्वल टू 1 second the angle between the particles velocity and the x axis is 45 degree। तो ऐसा करते हैं, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी निकालते हैं और देखते हैं कि पार्टिकल वेलोसिटी जो है निकालते हैं और तो उसका वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस का 45 डिग्री बनाता है या नहीं बनाता है। तो हम भी एक्स और भी वाई दोनों निकाल लेंगे यदि, तो हम बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो भी वाई बाई भी एक्स है। तो हमें करना क्या है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर भी एक्स का वैल्यू निकालना है और भी वाई का वैल्यू निकालना है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए एक्स इक्वल टू 0। ऑप्शन 4, ए एक्स इक्वल टू 0,
एक्सेलरेशन जीरो में क्या है, एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, नहीं है, तो वेलोसिटी जो है वो रहेगा 1 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑल टाइम। क्यों? क्योंकि वी वाई तो जीरो है, वी वाई जो है एक्स वी एक्स होता है, यहाँ से अभी कुछ देर पहले देखे थे, तो भी ये जीरो हो गया, और भी जो है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स, और क्वेश्चन में दिया है कि भी जो है 1 मीटर पर सेकेंड है, तो ओरिजिन पर ये जो है 1 मीटर पर सेकेंड है, एक्सलेशन है नहीं, तो हमेशा ये जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, पर सेकेंड ही रहेगा। तो ये हुआ एक्स के लिए। वाई के लिए, वाई के लिए देखते हैं, वी वाई देखना है ना, वी वाई के लिए कुछ दिया है, वी वाई इक्वल टू एक्स वी एक्स, एक्स वी एक्स, या फिर ऐसा करते हैं ए वाई देखते हैं कितना है, ए वाई जो है सो दूसरा था इक्वेशन यहाँ पर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए एक्स तो जीरो है, तो ये टर्म तो जीरो हो गया, तो बचा वी एक्स स्क्वायर, और वी एक्स तो हमेशा 1 है, तो ये 1 स्क्वायर 1 आ गया, तो ए वाई जो है सो 1 है, मतलब कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, तो हम सब फार्मूला लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हम ये सारे के सारे फार्मूला लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी चाहिए वी वाई प्लस ए वाई टी, ये फार्मूला लगा रहे हैं, वेलोसिटी चाहिए। यू वाई शुरू में इसका डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है, अलोंग वाई एक्सिस जीरो है, क्योंकि उसने कहा है, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, वी वाई यहाँ से देख सकते हैं जीरो है, प्लस ए वाई अभी भी निकाले 1 है, टाइम कितना बोला था, 1 सेकेंड बोला था, 1 मीटर पर सेकेंड, वी वाई निकल गया 1 मीटर पर सेकेंड, और वी एक्स हमें पता ही है कि वो 1 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों 1 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये रहा, ये इस तरह से जा रहा है, ये है 1 मीटर पर सेकेंड, और ये भी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो एंगल बनाएगा एक्सिस के साथ थीटा, वो कितना होगा, 45 डिग्री, दोनों सेम है, वी वाई बाई वी एक्स 1/1 तो थीटा 45 डिग्री, तो ये भी सही हो गया ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन इसमें सही है, टाइम कंज्यूमिंग लंबा है। A solid sphere of radius r and density rho is attached to one end of a massless spring of force constant k. The other end of the spring is connected to another solid sphere of radius r, same r. यहाँ भी r था, यहाँ भी r है, and density 3 rho. तो ऊपर वाला जो हल्का वाला जो स्फीयर है उसका डेंसिटी रो है, और भारी वाला का 3 रो है। The complete arrangement is placed in a liquid of density 2 rho. लिक्विड का डेंसिटी ये दोनों के बीच में है, एंड इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम। द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर, कौन सा सही है? पहला है कि द नेट एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये दोनों एक ही चीज बता रहा है, एक तो सही होगा। आगे द लाइट स्फीयर इज पार्शली सबमर्ज्ड, द लाइट स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, दोनों में से कोई एक सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है, इसमें से होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे इसको बनाया जाए। एक स्फीयर ये हुआ, सेम रेडियस का दूसरा स्फीयर, और ये जो है सो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और इस कंप्लीट सेटअप को इसी में हम डाल दिए, एक लिक्विड है इसमें डाल दिए। लिक्विड का डेंसिटी कितना है, रो, इसका डेंसिटी कितना है, रो,
इसका डेंसिटी कितना है 3 और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो फोर्स इस पर लग रहा है, इसका वेट W1, इसको 1 बोले, इसको 2 बोलते हैं। इस पर भी फोर्स लग रहा है W2। इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर स्प्रिंग का जो फोर्स है ये डेल्टा एल। डेल्टा एल जो है एलोंगेशन है, इसको हम कहते हैं एलोंगेशन है। इतना स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया। इस पर भी फोर्स लगेगा के डेल्टा एल, ऊपर है स्प्रिंग फोर्स दोनों में लगेगा। इसके अलावा और कौन सा फोर्स लगेगा, इसके अलावा जो फोर्स लगेगा वो है बायंसी फोर्स, इसमें B2 और इसमें B1। बस इतना ही फोर्सेस लगेंगे। जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो क्या होगा, ये सारे फोर्सेस जो है सो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। एक एक करके देखते हैं दोनों सिस्टम को। हैवी सिस्टम देखते हैं पहले, हैवी बॉल 2, ये इसको देखते हैं। इक्विलिब्रियम में है तो ये जो है सो वेट W, इसको कौन बैलेंस करेगा, एक तो स्प्रिंग फोर्स बैलेंस करेगा और ये बायंसी जो है वो बैलेंस करेगा। ये वेट कितना है इसका, पर इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r³ टाइम्स रो टाइम्स जी। रो से मल्टीप्लाई किया मास आ गया, जी से मल्टीप्लाई किया वेट आ गया, के डेल्टा एल प्लस B2। वेट कितना है, इसका वेट है बायंसी फोर्स कितना है, तो इसका जो वॉल्यूम है बायंसी फोर्स होता है V रो जी। वॉल्यूम जो डिस्प्लेस करता है, तो जितना इसका वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस करेगा। इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई r³। लिक्विड की डेंसिटी, ये जो है लिक्विड की डेंसिटी है जी, और लिक्विड की डेंसिटी कितना है 2 रो है। ये है 2 रो, और यहाँ पर भी ये रो नहीं है, ये जो पहले वाला का रो है ये हैवी है, इसका 3 रो है डेंसिटी। तो यहां से डेल्टा एल निकल जाएगा, इसको उधर ले गए 4/3 पाई r³, ये कॉमन हो गया, जी भी कॉमन हो गया, रो भी कॉमन हो गया, ये शायद 3 बचा और इसमें क्या बचा -2 बचा। 4/3 पाई r³ 2g, नहीं रो जी 2 बचा इसमें, ठीक है। और ये टोटल डिवाइडेड बाय के, तो एलोंगेशन तो हमें पता चल गया, ये हो गया 4/3 पाई r³ रो जी बाय के। कौन सा ऑप्शन सही है, 4/3 पाई r³ रो जी बाय के, 4/3 पाई r³ रो जी बाय के। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 नहीं, 1। ये गलत हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्मॉलर जो हैवियर है, स्मॉलर जो बड़ा है, लाइटर जो बॉल है, लाइटर बॉल 1, उसको देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहे हैं। एक इसका वॉल्यूम बायंसी फोर्स B1 जो है उसको वो बैलेंस कर रहा है ये दोनों फोर्सेस का। देखिए यहाँ पर बायंसी फोर्स अपवर्ड है, लेकिन इसका स्प्रिंग फोर्स डाउनवर्ड है, वेट प्लस स्प्रिंग फोर्स। यहाँ उल्टा था, वेट प्लस स्प्रिंग फोर्स यहाँ नहीं था, यहाँ पर वेट प्लस स्प्रिंग फोर्स ये बैलेंस कर रहा है बायंसी फोर्स, ठीक है। वेट कितना है 4/3 पाई r³, ये मास हो गया जी। इसका डेंसिटी रो है, जस्ट रो लिखा हुआ के डेल्टा एल। B1 कितना वॉल्यूम में डिस्प्लेस किया, हमें नहीं पता है कि ये फुली सबमर्ज्ड है कि यह पार्शली सबमर्ज्ड है। हम मान लेते हैं F जो है सो फ्रैक्शन है, जो इसका वॉल्यूम का फ्रैक्शन जो सबमर्ज्ड है। सबमर्ज्ड पूरा, यदि F=1 का मतलब पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है, F=0 मतलब कि पूरा का पूरा हवा में, सबमर्ज्ड कुछ भी नहीं है। तो F जो है 0 और 1 के बीच में, F टाइम्स
वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। भी रो जी, डेंसिटी कितना है लिक्विड का, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे जी। तो यहाँ आ गया 4/3 पाई आर क्यूब रो जी के डेल्टा एल, और इधर आ गया एफ, ये जो फ्रैक्शन है अभी जो है वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया, और रो एल जो है 2 रो है जी। यहाँ से डेल्टा एल कितना आया निकाल लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी 1 माइनस 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, ये 1 नहीं है क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब रो जी यहाँ से हम कॉमन किए, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी 2f माइनस यहाँ पर 1 है और होल डिवाइडेड बाय के, इसको इक्वेशन 3 के हैं, नहीं यहाँ पर 1 है तो इसको 2 के हैं। तो 1 और 2 से देखिए ये भी डेल्टा एल है, ये भी डेल्टा एल है। यहाँ पर 4/3 पाई आर टू द पावर 3 बाई के आर टू द पावर 3 बाई के रो जी है, यहाँ 1 है, ये की जगह पर ये है। कंपेयर कीजिए, यदि हम कंपेयर करते हैं दोनों को तो क्या मिलता है, 2f माइनस 1 इजिकल टू 1, तो f कितना मिला 2/2 1, मतलब f इजिकल टू 1 मतलब फुली सबमर्ज्ड है। फुली सबमर्ज्ड है, तो आपका आंसर हो गया कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, ऑप्शन नंबर 4। तो एक बार समराइज कर देते हैं, 2 बॉल है, रेडियस सेम है, स्फीयर है एक्चुअली, उसका रेडियस सेम है, स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया है जिसका कांस्टेंट है के, और इसको जो है किसी भी लिक्विड में जिसका डेंसिटी 2L है उसमें इमर्स कर दिया गया। ऊपर वाला जो स्फीयर है उसका डेंसिटी रो है और नीचे वाला का डेंसिटी 3 रो है, और लिक्विड का डेंसिटी ये दोनों के बीच में 2 रो है। बताना यह है कि इसमें से कौन कौन स्टेटमेंट सही है। 2 तरह के क्वेश्चन है इसमें, एक है कि इसका जो एलैंग्वेशन है, जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है, कितना स्ट्रेच हुआ है उसका वैल्यू बताना है, 2 ऑप्शन दिया है, एक सही है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये लाइट स्फीयर जो है, जो कि ऊपर रहेगा, हैवी वाला नीचे रहेगा, लाइट वाला जो स्फीयर है वो पार्शली सबमर्ज्ड है या कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, पूरा डूब गया या आधा डूबा है, आधा डूबा है। तो ये दोनों चेक करके मुझे बताना है। तो पहले क्या करते हैं, हम हैवी वाला लेके चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। इस पर 3 तरह के फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स इसका वेट है, दूसरा फोर्स स्प्रिंग का फोर्स है जो अपवर्ड लग रहा है, और तीसरा बायंसी का फोर्स है। ये तीनों जो है किस तरह से बैलेंस है कि वेट जो है इसको बैलेंस कर रहा है स्प्रिंग फोर्स प्लस बायंसी। और वेट कितना है, ये होता है वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी जो मास हो गया टाइम्स जी। यहाँ का डेंसिटी देखिए 3 है, 3 रो, और स्प्रिंग फोर्स जो है के डेल्टा एल है, और ये बायंसी फोर्स कितना होता है v टाइम्स रो टाइम्स जी। रो लिक्विड का डेंसिटी है तो v हो गया इतना, लिक्विड का डेंसिटी 2 रो और g। यहाँ से डेल्टा एल का वैल्यू निकालें तो हमें ये आ गया, और ये ऑप्शन नंबर 1 है। तो पहले तो हो गया। अब यदि दूसरा बॉल को हम देखें जो लाइटर बॉल है, वहां पर देखिए वेट नीचे लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स भी नीचे लग रहा है, और ऊपर में केवल बायंसी फोर्स लग रहा है। तो बायंसी फोर्स जो है सो बैलेंस कर रहा है नीचे वाला, बायंसी फोर्स जो है वो बैलेंस कर रहा है वेट को भी और स्प्रिंग फोर्स को भी। सबका वैल्यू रखे, वेट जो है सो मास हो गया 4/3 पाई क्यूब रो, ये मास हो गया टाइम्स जी, ये डेल्टा एल है ही, और बायंसी फोर्स जो है सो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया उतना टाइम्स लिक्विड की डेंसिटी टाइम्स जी। यहाँ पर हमें नहीं पता है कि फुली सबमर्ज्ड है या पार्शली सबमर्ज्ड है, तो हम ऐसा करते हैं एफ को इंट्रोड्यूस करते हैं। एफ मतलब फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो सबमर्ज्ड है लिक्विड में, तो एफ टाइम्स वी जो है इतना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, और लिक्विड का डेंसिटी टाइम्स जी। लिक्विड का डेंसिटी 2 और रो है, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, डेल्टा एल का वैल्यू निकाले, कुछ वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ एफ, और यहाँ पर हम ऑलरेडी डेल्टा एल का वैल्यू निकाल चुके हैं। ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि 2f जो है 2f माइनस 1 जो है 1 के बराबर है। इसका मतलब f जो है सो 1 के बराबर है। 1
f=1 मतलब 100% सबमर्ज्ड है। तो ये ऑप्शन नंबर कितना था 4 जो कहता है कि फुली सबमर्ज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज A and B have thermal emissivity of 0.01 and 0.81 थर्मल एमिसिविटीज दिया हुआ है। ये थर्मल एमिसिविटीज यदि 1 होता तो ये ब्लैक बॉडी हो जाता। ब्लैक बॉडी 100% एमिट करता है रेडिएशन, एक्चुअल भी 100% करता है, लेकिन एक जो है सो बहुत ही अच्छा ऑलमोस्ट ठीक ठाक है एमिशन, इसका एमिसिविटी मतलब लगभग ब्लैक बॉडी की तरह है, लेकिन एक का देखिए वो जस्ट 1% है जो बहुत ही खराब है। खैर ये दोनों का जो है सो दो एक्सट्रीम लिया है, ये भी है। द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टू बॉडीज आर द सेम, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं E1 0.01, इधर दिखाते ये वाला ए के लिए है और इधर बी के लिए लिखते हैं EB = 0.81। एरिया बोले दोनों का सेम है, AB का भी सेम है और AA का भी सेम है। The two bodies emit total radiation power at the same rate। जो रेडिएशन पे पावर है, the rate at which they emit energy, वो दोनों में सेम है। जिसको हम U से डिनोट करें तो U A का जो है U है तो UB का इसका भी U ही है। The wavelength lambda B corresponding to maximum spectral radiancy in the radiation from B shifted from the wavelength corresponding to maximum spectral radiancy in the radiation from A by 1 meter। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये जो रेडियंसी होता है मतलब एनर्जी जो वो इमिट करता है पर सेकंड पर यूनिट टाइम पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो जो है सो कुछ इस तरह से दिखाता है। ये T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर, ये T3 टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये जो पीक पोजीशंस है वो घटता जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये पीक पोजीशन जो है वो घटता जाता है। यहाँ पर T3 बढ़ रहा है तो ये घटता है। ज़्यादा टेम्परेचर लैम्डा कम होगा, ऑफकोर्स होगा क्योंकि इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, जो कम लैम्डा का मतलब ज़्यादा एनर्जी। तो वो ये बोल रहा है कि ये जो बी जो है, ये जो मैक्सिमम जो है बी का जो है shifted from the wavelength corresponding to maximum spectral line in the A by 1 meter। लैम्डा बी जो है से लैम्डा ए कितना है 1 माइक्रोमीटर, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास। आगे और क्या बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए इज 5802, तो कौन सा सही है। ए का टेम्परेचर दे दिया है 5802 केल्विन। यहां से देखते हैं UA = UB दिया हुआ है। UA कितना होता है, पूरा एक्सप्रेशन जो स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये होता है एमिसिविटी सिग्मा A T⁴ सब A है। ये सिग्मा A T⁴ B ये तो कांस्टेंट है, इसको AB क्यों कर रहा हूं मैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो डिपेंड नहीं करता मटेरियल पर। अब यहाँ पे एरिया दोनों का सेम है, एप्सिलॉन सिग्मा भी सेम है क्योंकि कांस्टेंट है, वो सेम नहीं है। तो TA/TB⁴ कितना आया EB/EA, और EB कितना है, EB जो है 0.81 सही है। तो इसको हम लिख सकते हैं TB उल्टा लिख दिए
TA बाय TB, ये कितना हुआ, ये 81 का पावर 1/4 है, 81 को लिख सकते हैं 3 to the power 4 और तभी आ गया 3। तो A का टेम्परेचर कितना है, B का टेम्परेचर का 3 गुना है। और अभी क्वेश्चन था कि A का टेम्परेचर 5802 है, तो TB का टेम्परेचर 5802 बाय 3 इतना केल्विन है। B का टेम्परेचर 1934 केल्विन है। द टेम्परेचर B इज 1934 केल्विन। सही है। लैम्डा B का वैल्यू बताना है। यहाँ पर लैम्डा B माइनस लैम्डा A का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ से जब उसका टेम्परेचर का रेशियो हमें पता है तो हम जो वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये वियन्स को डॉच में वियना कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो वियन का जो डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो कहता है कि लैम्डा m, यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसका टेम्परेचर और ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके लिए मैक्सिमम रेडियंसी मिलता है, वो दोनों के बीच में रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि लैम्डा m और टेम्परेचर एक कांस्टेंट होता है। तो ये B के लिए लिखें, लैम्डा m A के लिए, लैम्डा m B के लिए, और तब हमें यहाँ पर हम लैम्डा A और B बोल रहे थे ना, तो उसी को हम अब लिखेंगे लैम्डा A और B। ये लैम्डा A हो गया, और TA कितना है, TA बाय TB 3 है, TA बाय TB लैम्डा B ये 3 है, और लैम्डा A कितना है हमें नहीं पता, लैम्डा A कितना है ये, लेकिन ये 3 है लैम्डा B। लेकिन हमें ये पता है कि ये दोनों का डिफरेंस जो है सो 1 माइक्रोन है, लैम्डा B माइनस लैम्डा A। और यहाँ पर देख रहे हैं वो है लैम्डा B माइनस लैम्डा A 1 माइक्रोन है। ऐसा यूनिट में लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 3 लैम्डा A, लैम्डा B की जगह 3 लैम्डा A लिखते हैं, 3 लैम्डा A माइनस लैम्डा A इक्वल टू 10 to the power minus 6। तो 2 लैम्डा A 1/2 इंटू 10 to the power minus 6। पूछा क्या है, लैम्डा A या लैम्डा B? लैम्डा B की वैल्यू पूछा है, तो लैम्डा B निकाल लेते हैं यहाँ से। लैम्डा B कितना है, यहाँ से देखिए 3 टाइम्स लैम्डा A, 3 टाइम्स लैम्डा A, यहाँ पर 1/2 टाइम्स 10 to the power minus 6 मीटर, या 1.5, इसको तो माइक्रोन कहते हैं, माइक्रोन मीटर। लैम्डा B 1.5 माइक्रोन, ये भी सही हो गया। थर्ड देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ B इज इतना बड़ा, B का टेम्परेचर निकालें कहीं पर, यहाँ पर 1934। ओ ये तो 3 ठो सेम है ना, तो टेम्परेचर ऑफ B इतना है, इतना है, इतना है, तो एक सही हो गया, तो बाकी 2 तो गलत होना ही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। एक बार समराइज कर देते हैं। 2 ठो बॉडीज है ए और बी। ए का इमिसिविटी जो है 0.01 है, बहुत खराब है। 1 इमिसिविटी होता है तो ब्लैक बॉडी होता, सबका सब रेडिएट कर देता, सब एब्जॉर्ब भी कर लेता। और बी जो है बहुत हद तक ब्लैक बॉडी की तरह है, इसका इमिसिविटी 0.81 है। द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द 2 ब्लैक बॉडीज आर सेम, एरिया वो दोनों का सेम है। 2 बॉडीज एमिट टोटल रेडिएंट पावर एट द सेम रेट। ये जो रेडिएशन का पावर है, जो पावर रेडिएट करता है पर सेकेंड, पर एनर्जी पर यूनिट टाइम, वो दोनों का सेम है। wavelength lambda b corresponding to maximum spectral radiancy in the radiation from B shifted from the wavelength corresponding to maximum spectral radiation from A by 1 micron। यहाँ पर इस तरह से देखना है, इधर लैम्डा है, वेवलेंथ है, और इधर है रेडियंसी। रेडियंसी मतलब कि जो एनर्जी इमिट करता है पर सेकेंड, पर सम नॉर्मल एरिया, वह जो है या वो जो है सो कितना हो, इस तरह से दिखता है। और यहाँ पर ये जो वेवलेंथ है जिसके लिए मैक्सिमम दिखता है एंगल पर,
उसके बीच में और एंगल के बीच में, टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है वीएनएस डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो बी के लिए शिफ्ट कर गया कितना, 1 मीटर से। बी वाला जो है सो ए के कंपेयर में शिफ्ट कर गया, मतलब ए वाला जो बोल रहा है, ये जो है लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए। तो ये जो है लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए दिया वो 1 माइक्रोन। ये बी के लिए है, ये लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, लैम्डा बी बड़ा हुआ है, मतलब ये बी है और ये है। ये का टेम्परेचर दिया है 5802 केल्विन। अब पहला बात है कि टेम्परेचर बी का कितना है, तो यहाँ पर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगाते हैं। ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है, पावर एमिट कर रहा है एनर्जी पर सेकेंड, वो दोनों का सेम है। उसके लिए जो फार्मूला आता है एमिसिविटी टाइम्स कांस्टेंट, जिसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, टाइम्स एरिया टाइम्स टेम्परेचर टू द पावर 4, ए के लिए इक्वल टू बी के लिए। क्वेश्चन में बोला दोनों का सेम है। और यहाँ से हमें टेम्परेचर का रेशियो आ गया, और टेम्परेचर का रेशियो बताया कि ये बी का जो टेम्परेचर है वो 1/3 है ए का। सो 1/3 1934 केल्विन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन 1 सही है, तो बाकी ऑप्शन 3 और 4 गलत है, क्योंकि सभी बोल रहा है बी का टेम्परेचर। अब लैम्डा बी बताना है। अब यहाँ पर जो वीएन डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो कहता है कि ये जो मैक्सिमम, ये वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडियंस, और उसके टेम्परेचर के बीच में रिलेशन ये है कि लैम्डा एम टाइम्स टी जो कांस्टेंट होता है। ई के लिए लिखते हैं, वही बी के लिए भी होगा, सी के लिए भी होगा, डी के लिए भी होगा। और यहाँ से ये वाला हमारा लैम्डा ए है, ये लैम्डा बी है। यहाँ से लैम्डा बी का वैल्यू आता है लैम्डा ए टाइम्स टी ए बाई टी बी, और टी ए बाई टी बी अभी भी देखिए कि 1/3 है, 3 है। टी बी कम है, टी ए ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये 3 हो गया। तो यहाँ पर एक इक्वेशन लैम्डा ए और लैम्डा बी भी मिला। इसके पहले जो है क्वेश्चन में दिया है कि लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए जो है सो 1 माइक्रोन है, तो एक इक्वेशन वहाँ से मिला। तो वेरिएबल 2 इक्वेशन यूनिकली सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो लैम्डा ए हाफ टाइम्स 10⁻⁶ मीटर या हाफ माइक्रोन मिला, हाफ माइक्रोमीटर। लैम्डा बी जो है सो 3 टाइम्स है लैम्डा ए का, तो हो गया 1.5 माइक्रोन। तो ये आंसर भी सही है। तो 2 आंसर सही है, 1 और 2। इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे सवाल को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।